This is Mukesh Kumar, and this is your lecture number 4 of Engineering Thermodynamics. In this lecture, we are going to study about the zeroth law of thermodynamics and first law of thermodynamics. First of all, we will start the zeroth law of thermodynamics. According to sequence, actually, this law is known as zeroth law because it came after the first law. So there was no other option to describe any numbering in the sequence. So they described it as the zeroth law. So what is the zeroth law? Zeroth law of thermodynamics states that when two systems are in thermal equilibrium with a third system, then they in turn are in mechanical equilibrium with each other. That means अगर कोई भी दो सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो तीसरे सिस्टम के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इस सिस्टम में समझाया गया है। सपोज आपका एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम ये है और तीसरा सिस्टम ये है। अब अगर ये सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो दैट मीन्स आपका सिस्टम ए, ये आपका सिस्टम ए है, ये आपका सिस्टम बी है और ये आपका सिस्टम सी है। तो सिस्टम ए अगर सिस्टम बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो सिस्टम बी और सी वो आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये सिस्टम यही समझाना चाहता है कि इस तरह से आपके कोई भी सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो ये है आपका जीरोथ लॉ। और अगर जो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो उनके लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो आपकी शो करती है कि कौन सी चीज है जो कि आपके इक्विलिब्रियम में इसको डिफाइन कर रही है, और वो प्रॉपर्टी है आपकी टेम्परेचर। तो ये एक टेम्परेचर मेजरमेंट के बेसिस के ऊपर ये लॉ बना हुआ है कि उसमें तीनों बॉडीज का टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। दैट मीन्स कोई भी हीट का ट्रांसफर उसके अंदर नहीं होगा। अगर इक्विलिब्रियम में है दैट तीनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो वहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट लॉ आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 1943 से 1948 के बीच में काफी एक्सपेरिमेंट हुए जिनके अकॉर्डिंग फिर उस लॉ को डिसाइड किया गया कि ये लॉ कैसे है, कैसे काम करता है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो इस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट है जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग एक अरेंजमेंट किया गया जिसमें आपका एक व्हील लगाया गया है जो कि आपके पानी के अंदर है, एक सिस्टम है जो कि आपका कंप्लीटली इंसुलेटर कंटेनर के अंदर है। उसमें एक मास को अटैच किया गया है इसमें, और इस मास को एक फिक्स पोजीशन Z1 से लेके Z2 तक इसको मूव करवाया गया। तो जैसे अगर ये मास आपका Z1 से लेके Z2 तक मूव करता है तो उसके अंदर उसके हाइट में जो चेंजेस होते हैं, उस हाइट में चेंजेस होने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी इंक्रीज होती है उसको नोटिफाई किया। दूसरे अरेंजमेंट में एक दूसरे कंटेनर में पानी में ही रख के उसको और दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया गया कि जब उसके ऊपर वर्क डन होता है तो उसके अंदर टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है, कितना चेंजेस आता है। तो दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही। तो इन अरेंजमेंट से हमने एक्सपेरिमेंट के साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने कैलकुलेट किया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या होता है और किस तरह से वो डिफाइन किया जाता है। इसके अंदर वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय लॉवरिंग द मास m थ्रू Z1 माइनस Z2, दैट मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ m। तो जैसे उसकी हाइट कम की उसकी पोटेंशियल एनर्जी में मास की वजह से चेंज हुआ है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज फाउंड टू इंक्रीज, आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा हुआ मिला। सिस्टम वाज ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ए वाटर बाथ, जब सिस्टम को दूसरे वाटर बाथ में रखा गया सिस्टम वाज अलाउड टू कम बैक टू इनिशियल स्टेट, तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए उसको काफी देर तक छोड़ा गया। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एज हीट फ्रॉम द सिस्टम टू बाथ, तो जो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई थी वो नॉर्मल होने के लिए यहाँ से आपकी हीट है वो ट्रांसफर होके वो बाहर के जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसफर हुई। तो इस तरह से आपके ये इस एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला कि आपका जो सिस्टम है दैट एग्जीक्यूट ए साइकिल व्हिच कंसिस्ट ऑफ वर्क इनपुट टू द सिस्टम फॉलोड बाय ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम। तो हीट जो आपके सिस्टम से ट्रांसफर हो रही थी वो उस वर्क डन के इक्विवेलेंट होती है जो कि आपने सिस्टम के ऊपर किया था। तो उस सिस्टम पे जितना वर्क करना पड़ा था वो उस सिस्टम से निकलने वाली हीट के इक्विवेलेंट है।
तो ये लो है, ये शो करता है कि जब भी आपका कोई सिस्टम अंडरगोज ए साइक्लिक चेंज, however complex the cycle may be, the algebraic sum of the work transfer is equal to the algebraic sum of the energy transfer as heat. जितना भी वर्क डन उस सिस्टम पे होगा वो उससे रिलीज होने वाली हीट के इक्विवेलेंट होगा और दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। ये लॉ आपका कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए साइन कन्वर्जन अगर अपन पढ़ते हैं तो वो जैसे पहले मैंने बताया था, आपका वर्क डन बाय ए सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव क्वांटिटी, एनर्जी ट्रांसफर एज हीट टू ए सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इज ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो वर्क डन बाय ए सिस्टम और हीट ट्रांसफर टू ए सिस्टम both will be considered as a positive quantity, और अगर इनका रिवर्स होता है तो उसको हम यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं। तो या इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं माइनस डी क्यू माइनस, अब डी डब्ल्यू अगर आपकी डी क्यू है वो आपका पॉजिटिव है यहाँ पे, तो आपका डी डब्ल्यू है वो नेगेटिव होगा। तो उनको दोनों को अगर हम इक्विवेलेंट करते हैं, या डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल्स 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू इक्वल्स 0। तो ये आपका लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आ रहा है वो है हीट इज ए पाथ फंक्शन। अब हीट पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है वो अपने को डिफाइन करना है। तो ये हमें पता चलेगा कि अगर वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करती है दैट मीन्स वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आप अगर कोई भी पाथ चूज करेंगे तो हीट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे आपके जैसे इस साइकिल के अंदर आपके पास पॉइंट कौन कौन से हैं, 1 to 2 इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, पॉइंट 1 इनिशियल, पॉइंट 2 फाइनल पॉइंट। बट आपके प्रोसेसेस आपके 3 प्रोसेस हैं यहाँ पे, आपका प्रोसेस ए है, बी है और सी है। तो तीनों प्रोसेस के ऊपर अगर आपका साइकिल में कोई चेंजेस आता है तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपका हीट है वो एक पाथ फंक्शन है जो कि आपके पाथ पे प्रोसेस पे डिपेंड करता है। और अगर तीनों में कोई चेंजेस नहीं आता दैट मीन्स 1 to 2 में अगर उसकी वैल्यू सेम रहती है तीनों प्रोसेसेस के लिए, तो वो क्या होगा कि ये आपका एक पॉइंट फंक्शन है। तो इसको अपन एलोबरेट करने के लिए एक डेरिवेशन कर सकते हैं कि आपकी जो हीट है वो 1 to 2 में क्या होगी, जो आपकी हीट रिलीज हो रही है प्रोसेस 1 to 2 में एनर्जी डी क्यू फॉर 1A2, 1 से ए प्रोसेस के थ्रू 2 पॉइंट तक, प्लस आपकी जो हीट है प्रोसेस 2 से बी प्रोसेस के थ्रू 1 तक। दिस इज ए साइकिल कि अगर आपका प्रोसेस 1 से 2 पे गया है तो वापस 2 से 1 पे बी के थ्रू भी आ सकता है और वापस 2 से 1 पे सी के थ्रू भी आ सकता है। तो दैट मीन फॉर कंप्लीट साइकिल हम कंसीडर करते हैं कि एक बार वो ए के थ्रू गया है और बी के थ्रू आया है, दूसरी बार हम कंसीडर करेंगे कि वो ए के थ्रू गया है और सी के थ्रू आया है। तो यहाँ पे अपने को पता चलेगा कि क्या इसमें चेंजेस आते हैं। तो जैसे हमने ये कंसीडर किया कि ए के थ्रू गया है बी के थ्रू आया है, तो हीट प्रोसेस 1 to 2 के लिए डी क्यू, प्रोसेस 2 to 1 थ्रू बी के लिए डी क्यू, माइनस वर्क डन आपका जो है दोनों प्रोसेस के लिए वो अपन ने कैलकुलेट किया इक्वल्स 0। या हम इसको लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन है आपकी प्रोसेस ए के थ्रू और बी से रिटर्न होने के लिए, और दूसरी इक्वेशन जो है हम लिख रहे हैं प्रोसेस ए के थ्रू सी से रिटर्न होने के लिए। तो इसमें है आपका प्रोसेस ए टू 2 थ्रू ए डी क्यू, 2 to 1 थ्रू सी डी क्यू, माइनस ए टू 1 थ्रू प्रोसेस ए जो कि आपका वर्क डन है डी डब्ल्यू, और एज इट इज आपका प्रोसेस 2 to 1 थ्रू सी और वो ही है वर्क डन आपका डी डब्ल्यू इसके लिए। अब दोनों इक्वेशन अपने पास आ गई अलग अलग प्रोसेसेस के लिए 4.3 और 4.4। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4.4 फ्रॉम इक्वेशन 4.3, इससे इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये वैल्यूज हैं आपकी, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज। तो अब आपके पास जो वैल्यू बचेंगी वो रहेगी आपकी डी क्यू 2B1 माइनस डी क्यू 2C1 माइनस आपका वर्क डन जो है प्रोसेस बी और सी के लिए। तो दोनों पाथ के ऊपर जो आपका प्रोसेस मिल रहा है आपका वो आ गया। अब हम इनको कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों को अगर अपन ब्रैकेट में ले लेते हैं तो आपका वर्क डन ये हो जाएगा। तो ये आपकी एनर्जी और इक्वेशन है वो आपके दोनों के वर्क डन के लिए, और हीट के लिए आपकी दो इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर अगर अपने को पता चलता है कि द वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ, ये हमें पता है क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है,
तो दैट मीन्स ये कंपोनेंट है वो जीरो नहीं हो सकता, दिस कंपोनेंट शुड नॉट बी जीरो। तो अब रिमेनिंग कंपोनेंट क्या है अपने पास, डी क्यू। तो रिमेनिंग कंपोनेंट अपने पास है डी क्यू आपका प्रोसेस B1 के थ्रू और डी क्यू आपका प्रोसेस C1 के थ्रू। अब दैट मीन्स ये कंपोनेंट है वो वाला कंपोनेंट आपके वर्क डन के कंपोनेंट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर इक्वल करते हैं इधर तो ये आपका कंपोनेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो आपकी हीट है वो आपके वर्क डन के इक्वल होगी, और वर्क डन का हमें पता है कि वो आपके जीरो के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वर्क डन है वो आपका एक पाथ फंक्शन है। तो अगर वो जीरो के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता तो दैट मीन्स ये कंपोनेंट आपका ये भी जीरो के इक्विवेलेंट नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये जो कंपोनेंट आपका आ गया, इस कंपोनेंट को अगर हम करते हैं कि ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो दैट मीन्स आपका प्रोसेस जो है 2 to 1 प्रोसेस थ्रू प्रोसेस बी और आपका प्रोसेस सी के थ्रू है, वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है तो दैट मीन्स आपका प्रोसेस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पाथ के ऊपर, न कि आपके पॉइंट्स के ऊपर। आपके फाइनल पॉइंट आपके सेम थे, प्रोसेस 2 to 1 था, इसमें भी प्रोसेस 2 to 1 है, बट आपका प्रोसेस का जो पाथ है वो चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स पाथ चेंज होने की वजह से इसकी एनर्जी के ऊपर, इसकी हीट ट्रांसफर के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं। तो वो जो चेंजेस हो रहे हैं उससे ये डिनोट होता है कि हीट ट्रांसफर है वो एक पॉइंट फंक्शन नहीं है और एक पाथ फंक्शन है, और ना ही ये एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है तो वो एक पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन। So I think this is clear for all of you, and this is enough for the lecture. Thank you so much.